नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए प्रस्तुत है ठाकुर का कुआं, जिसके लेखक है प्रेमचंद। इस कहानी के जरिए प्रेमचंद ने समाज में पनप रहे भेदभाव को दिखाया है, जिसमें जाति प्रथा और भारत में महिलाओं की दुर्दशा को भी समझाने की कोशिश की है। तो चलिए देर न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। जोखू ने लोटा मुंह से लगाया और पानी में सख्त बदबू थी। वो गंगी से बोला, ये कैसा पानी है? मारे बास के पिया नहीं जाता, गला सूखा जा रहा है और तू ये सड़ा हुआ पानी पिला रही है। गंगी प्रतिदिन शाम को पानी भर लिया करती थी। कुआं बहुत दूर था, इसलिए बार बार जाना मुश्किल था। कल वो पानी भर के लाई थी तो उसमें बिल्कुल बू नहीं थी, तो फिर आज पानी में बदबू कैसे? उसने लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू थी। शायद कोई जानवर कुएं में गिर के मर गया होगा। पर अब दूसरा पानी आवे कहाँ से? ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा? दूर से ही डांट बताएंगे। और साहू का कुआं तो गांव के दूसरे सिरे पर है, परंतु वहाँ से भी कौन पानी भरने को देगा? और कोई तीसरा कुआं तो गांव में है नहीं। जोखू कई दिनों से बीमार है। कुछ देर तो चुपचाप प्यास रोके पड़ा रहा, फिर बोला, ला थोड़ा पानी दे दे, मैं नाक बंद करके ही पी लूँगा। लेकिन गंगी ने वो पानी न दिया। खराब पानी पीने से बीमारी बढ़ सकती है, इतना जानती थी वो। लेकिन ये नहीं जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है। बोली कि खराब पानी कैसे पियोगे? न जाने कौन सा जानवर मरा होगा। मैं कुएं से दूसरा पानी लाई देती हूँ। जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। पानी कहाँ से लाएगी? गांव में ठाकुर और साहू के दो दो कुएं हैं, क्या एक लोटा पानी भी नहीं देंगे? हाथ पांव तुड़वा आएगी और कुछ नहीं होगा। बैठ चुपके से, ब्रह्म देवता आशीर्वाद देंगे। ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जी 1 के 5 लेंगे। अरे हम गरीबों का दर्द कौन समझता है? हम अगर मर भी जाए ना, हमारे द्वारे कोई झांकने नहीं आएगा, और कंधा देना तो दूर की बात है। ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे? इन शब्दों में कड़वा सत्य था। गंगी क्या जवाब देती? लेकिन उसने वो बदबूदार पानी पीने को नहीं दिया। रात के 9 बज चुके थे। थके मांदे मजदूर तो सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्रे जमा थे। मैदानी बहादुरी का ना अब जमाना रहा था और ना मौका। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थी। कितनी होशियारी से थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दी और साफ निकल गए। कितनी अक्लमंदी से मार्के की मुकदमे की नकल ले आए। नाजिर और मोहतमम सब कहते थे कि नकल नहीं मिल सकती। कोई 50 मांगता तो कोई 100, और यहाँ बेपैसे कौड़ी नकल उड़ा दी। अरे काम करने का ढंग आना चाहिए। इसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची। कूपी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत के आड़ में बैठे मौके का इंतजार करने लगी। सारा गांव इस कुएं का पानी पीता था। किसी के लिए कोई रोका नहीं था, सिर्फ ये बदनसीब इसे नहीं भर सकते थे। गंगी का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों मजबूरियों पर चोट करने लगा था। हम क्यों नीच है और ये क्यों ऊंच है? सिर्फ इसलिए क्योंकि ये लोग गले में तागा डालते हैं। यहाँ जितने भी हैं एक से एक छटे हुए हैं। चोरी ये करे, जाल मुकदमे ये करे, झूठे मुकदमे यही करे। अभी उस दिन ठाकुर ने उस बेचारे गडरिये की भेड़ चुरा ली थी और बाद में उसको मार कर खा गया था। अरे इन पंडितों के घर में तो 12 मास जुआ होता है, और यही साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं। काम करा लेते हैं, मगर मजूरी देते वक्त इनकी नानी मरती है। अरे किस किस बात में ऊंचे हैं? हाँ, हम गली गली चिल्लाते नहीं हैं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे हैं। कभी गाँव में आती हूँ तो रस भरी आंखों से देखते हैं, जैसे जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगता है, और घमंड ये है कि हम ऊंचे हैं। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। गंगी की छाती धक धक करने लगी। कहीं देख लिया तो गजब हो जाए। गंगी ने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुक कर चलते हुए एक वृक्ष के अंधेरे साए में जाकर खड़ी हुई। अरे कब इन लोगों को किसी पर दया आती है? उस बेचारे मांगू को इतना मारा कि महीनों लहू थूकता रहा। इस पर कि उसने बेगार न दी थी। इस बात पर ऊंचे बनते हैं।
कुएं पर कुछ स्त्रियां पानी भरने आई। उनमें बातें हो रही थी। पहली बोली, खाना खाने बैठे थे, बस हुक्म हो गया कि ताज़ा पानी भर लाओ, घड़े के पैसे नहीं। दूसरी ने कहा, अरे हम औरतों को आराम से बैठे देख इन मर्दों को जलन होती है। हाँ, ये तो ना हुआ कि कलसिया उठाकर पानी भर लाए, बस हुक्म चला दिया कि ताज़ा पानी भर लाओ, जैसे हम लौंडिया ही तो है। तीसरी बोली, अरे लौंडिया नहीं हो तो और क्या हो तुम? हाँ, रोटी कपड़ा नहीं पाती, 5-10 रुपया छीन झपटी तो लेती हो तुम, और लौंडिया कैसी होती है? री ने कहा, अरे दीदी ऐसे मत लज जाओ, दिन भर भी आराम करने को जी तरस के रह जाता है। अरे इतना काम अगर किसी और के घर पे करती ना तो बहुत आराम से रहती। ऊपर से एहसान मानता वो। यहाँ तो काम करते करते मर जाओ मगर किसी का मुंह सीधा नहीं होता है। जैसे ही ये सब पानी भर के गई, गंगी वृक्ष की छाया से बाहर आई और कुएं के जगत के पास आकर खड़ी हो गई। बेफिक्रे भी चले गए थे। ठाकुर भी दरवाज़ा बंद करके आंगन में सोने जा रहे थे। गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली। किसी तरह मैदान तो साफ हुआ। अमृत चुराने के लिए जो राजकुमार किसी ज़माने में गया था ना, भी इतनी सावधानी और समझदारी के साथ नहीं गया होगा। गंगी दबे पांव कुएं के जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले कभी नहीं हुआ था। गंगी ने रस्सी का फंदा घड़े में डाला, दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही शत्रु के किले में सुराग कर रहा हो। अगर इस समय वो पकड़ ली गई, माफ़ी और रियायत की कोई उम्मीद नहीं थी उसके लिए। अंत में उसने अपने देवताओं को याद करके कलेजा कड़ा किया और घड़े को कुएं में डाल दिया। घड़े ने पानी में गोता लगाया आहिस्ते से, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं था। गंगी ने जल्दी जल्दी 2-4 हाथ मारे और घड़ा कुएं के मुंह तक आ गया। कोई साज और पहलवान भी इतनी तेजी से नहीं खींच सकता था। गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पे रखे। एकाएक ठाकुर साहब का दरवाज़ा खुल गया। शेर का मुंह भी इससे अधिक भयानक ना होगा। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई और घड़ा जाके पानी में धड़ाम से गिरा। क्षणों तक पानी के हिलकोरों की आवाज़ सुनाई दी गई। ठाकुर साहब कौन है कहते हुए कुएं की तरफ आ रहे थे। गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी और घर पहुंचकर गंगी ने देखा कि जोखू लोटा मुंह से लगाए वही गंदा मैला पानी पी रहा है। आप लोग सुन रहे थे प्रेमचंद का लिखा हुआ ठाकुर का कुआं। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो इसी प्रकार की कहानियों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इसी प्रकार की साहित्य के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आगे भी आप हमारे साथ बने रहिएगा।